ये जो आप ऊर्जा देख रहे हैं, ये है हमारा नवजात ब्रह्मांड, जो कि एक परमाणु से भी छोटा है, लेकिन यही बनेगा पूरे कायनात के निर्माण का कारण। वैज्ञानिकों को इसके कारण का पता नहीं, इसी वजह से वो इस ऊर्जा के स्रोत में अचानक विस्फोट को बताते हैं। इस विस्फोट के कारण जो अभी तक एक परमाणु से भी छोटी थी, वो आकाश गंगा से भी बड़ी हो गई। इस विस्फोट में इतनी ऊर्जा निकली कि वह तारों के रोशनी के रूप में, ग्रह तथा ब्लैक होल के रूप में ब्रह्मांड में विद्यमान हो गया। इस विस्फोट के कई लाख साल बाद हाइड्रोजन जैसे परमाणु का निर्माण हुआ और यही परमाणु इस ब्रह्मांड के निर्माण में सहायक बनेगा। हाइड्रोजन के इन परमाणुओं में गुरुत्वाकर्षण बल का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, जो 300 करोड़ साल बाद 70 लाख डिग्री के आसपास पहुंच गया। इन परमाणुओं में टकराहट चालू हो गई, जिसके कारण हीलियम जैसे तत्व का निर्माण हुआ। इसी हीलियम से इतनी ऊर्जा निकलने लगी कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया और इस तरह हमारे सामने आए तारे। इसके पहले के समय को डार्क एजिस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले ब्रह्मांड में केवल अंधेरा ही था। ब्रह्मांड में अभी तक केवल दो ही तत्व मौजूद थे, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन इन तारों के अंदर एक जटिल प्रक्रिया चल रही थी, इसकी वजह से कई और अणुओं का निर्माण होने लगा। जैसे हाइड्रोजन से हीलियम बना और हीलियम से लिथियम, इसी तरह कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आयन भी इसी प्रक्रिया में बनने लगे। कुछ साल बाद तारों में विस्फोट होने लगे, जो 8 करोड़ साल बाद तक लगातार चलती रही। इस तरह पुराने तारों का अंत हो गया और हमारे सामने आए नए तारे और नए तत्व। फिर कई करोड़ साल बाद तारों के निर्माण के प्रक्रिया में सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण इसके आसपास के धूल के बादलों ने सूर्य के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इस प्रक्रिया के लगभग 100 करोड़ साल बाद हमारे सामने आने लगे कई ग्रह। सूर्य के तीसरे नंबर पर जो ग्रह था वह थी पृथ्वी। यह पृथ्वी गर्म लावे की गेंद की तरह थी, जो कि लगातार तेज गति से घूमती जा रही थी। इसकी गति इतनी तेज थी कि एक दिन सिर्फ 6 घंटे का हुआ करता था। पृथ्वी के निर्माण में गुरुत्वाकर्षण ने एक बार फिर अपना काम किया। पिघला हुआ लोहा और निकल जैसे धातुओं ने पृथ्वी के केंद्र की ओर जमना शुरू कर दिया और हल्की गैसें पृथ्वी के बाहरी परत का निर्माण करने लगी। ये केंद्र में जाने वाली पिघली धातुएं पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कर रही थीं और यह मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के अंतरिक्ष तक, बाहर तक फैल गया। यही मैग्नेटिक फील्ड हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। लगभग 450 करोड़ साल पहले यह पृथ्वी इस क्रम से गुजर ही रही थी कि एक मंगल ग्रह से भी बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा गया। यह एस्ट्रॉयड गर्म लावे से धरती पृथ्वी में समाप्त हो गया, लेकिन इस गर्म लावे की एक बहुत बड़ी फुहार अंतरिक्ष में चली गई और 1 साल से भी कम समय में यह छोटी सी गेंद के रूप में बदलने लगी, जिसे हम चांद के रूप में जानते हैं।
चांद के आ जाने से पृथ्वी कुछ संतुलित होने लगी। पृथ्वी की गति में ठहराव आने लगा। एस्ट्रॉयड की टक्कर की वजह से पृथ्वी थोड़ी सी मुड़ भी गई थी, जिस वजह से आज जीवन संभव हो पाया है। किसी कारण पृथ्वी को एक तोहफा मिला और वह था मौसम। लेकिन अभी तक पृथ्वी पर जीवन पनपने जैसी स्थिति बिल्कुल ही नहीं थी। ये गर्म दाहकते ज्वालामुखी थे और जमीन पर बहता गर्म लावा। इस गर्म ग्रह पर पानी का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन मौजूद थी तो वायुमंडल, जो वायुमंडल के ऊपर इकट्ठा होती गई। फिर एक दिन यह वाष्प बारिश का रूप लेकर बरसने लगी। लाखों साल तक यह बारिश यूं ही लगातार होती रही, जिसके कारण पृथ्वी ने ठंडा होना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर बड़े बड़े तालाब बनने लगे और उसने नदियों का रूप लिया और ये नदियां आपस में मिलकर महासागर का निर्माण की। इतने सालों में चांद की ग्रेविटी ने पृथ्वी के घूमने की गति को धीमा किया और अब दिन 24 घंटा का होना शुरू हो गया। लगभग 380 करोड़ साल पहले महासागरों में अब शुरू होने लगी थी जीवन के संकेत। इन महासागरों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे तत्वों ने जीवन के उत्पत्ति के लिए समीकरण बनाने शुरू कर दिए थे। इस तरह पानी में शुष्क जीवों के उत्पत्ति होनी शुरू हो गई और यहीं से शुरू हुआ पहला डीएनए। पृथ्वी के बनने के लगभग 7 लाख साल बाद पृथ्वी पर इस तरह जीवन के संकेत दिखाई देने लगे थे। इस तरह पृथ्वी पर बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवाणुओं की उत्पत्ति होने लगी। जो खास तरह के बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया, लेकिन महासागरों में आयन की मात्रा ज्यादा थी और बैक्टीरिया द्वारा बनाए जा रहे ऑक्सीजन के संपर्क में आने से महासागरों में लोहे की मात्रा बढ़ने लगी और यह महासागरों के तल में इकट्ठा होने लगी। हजारों सालों के बाद यह ढेर लौह अयस्क के रूप में बाहर निकलने लगा। जब महासागरों में ऑक्सीजन के संपर्क से आयन की मात्रा लगभग समाप्त हो गई, तो यह ऑक्सीजन महासागरों से बाहर निकलकर वायुमंडल में फैलने लगी। अगले 200 करोड़ सालों में पृथ्वी पर जीवन की परिस्थितियां तेजी से पनपने लगीं। अब आसमान नीला दिखाई देने लगा। पृथ्वी पर कई महाद्वीप आने लगे थे। अब पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा 13% तक पहुंच गई थी। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर महासागरों के जीवों का आकार भी बढ़ने लगा था। कई एक साल पहले महासागरों में पहला जीव का जो निर्माण हुआ था वह थी मछली। अब तक पृथ्वी पर ओजोन लेयर भी बन गई थी। यही ओजोन लेयर हमें सूरज की हानिकारक रोशनी से बचाता है और इस तरह पृथ्वी पर पेड़ पौधे का भी जन्म होने लगा। करीब 40 करोड़ साल पहले महासागरों के जीव निकलकर जमीन पर आने लगे। धरती पर सबसे बड़ा एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई और लगभग 70% जीव जंतुओं की प्रजातियां खत्म हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वी पर पिछले 50 करोड़ साल पहले ऐसे विनाश कई बार हो चुके हैं, जिनसे कई प्रजातियां लुप्त हो गई हैं और इन्हीं में से एक प्रजाति का नाम
डायनासोर भी बताया जाता है। इसने इस धरती पर 16 करोड़ साल तक राज किया। डायनासोर काल के महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन इन 16 करोड़ सालों में ये द्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे थे और ये डायनासोर अलग अलग महाद्वीपों में फैल गए। 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक एस्ट्रॉयड टकराया जो करीब 10 किलोमीटर चौड़ा था, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद 25 किलोग्राम से के वजन से भी भारी हर जीव मारा गया। कुछ साल पहले, लगभग करोड़ साल पहले, पृथ्वी पर बहुत सी धरातलिक गतिविधियां शुरू हुई, जैसे हिमालय के पर्वतमाला का बनना। अब पृथ्वी पर घने घने जंगल और घास के मैदानी इलाके बनने शुरू हो चुके थे। हमारे पूर्वज कहे जाने वाले बंदर की प्रजातियां अब इन जंगलों से निकलकर मैदानी इलाकों में आने लगी थी और उन्होंने भौतिक विकास करना शुरू भी कर दिया था। ये अपने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिए थे और ये अपने इन दोनों खाली हाथों से अनेकों प्रकार के कार्य करने शुरू कर दिए, जिनसे धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया। इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितने राज छुपे हुए हैं। आज मनुष्य प्रजाति इन्हें रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करती रहती है, करती रहेगी। फिर भी ब्रह्मांड का पता लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है।